नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण राजन, मैं ईएनटी सर्जन हूँ दिल्ली में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर्स डॉक्टर नेटवर्क में को कन्वीनर हूँ। आज मैं कुछ बातें बताऊँगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट में काम करने के अलग-अलग काम करने जो करते हैं लोग, अलग-अलग सेक्शंस ऑफ या अलग-अलग डेजिग्नेशन के लोग होते हैं, उनको अपना काम कैसे एफिशिएंट बनाया जाए ताकि हमारे हॉस्पिटल में सफदरजंग हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट में लगभग 4 घंटे 5 घंटे में नॉर्मल ओपीडी में 600 से 700 पेशेंट आते हैं। मेरी खुद की ओपीडी में 4 घंटे में मुझे 80 से 90 पेशेंट देखने होते हैं, 80-90 पेशेंट के आसपास देखने होते हैं, जो कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है और पर पेशेंट को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। सो मैं अलग-अलग सेक्शंस ऑफ लोगों के लिए कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि हम पेशेंट मैनेजमेंट इम्प्रूव कर पाएँ और पर पेशेंट डॉक्टर्स जो टाइम दे रहे हैं वो बढ़ पाए, पेशेंट का अच्छा मैनेजमेंट हो। साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में लोगों की ये मानसिकता होती है बाकी कैडर ऑफ लोग की कि ये डॉक्टर का काम है, तो अननेसेसरी हम डॉक्टर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो डॉक्टर बर्डन होता है काफ़ी काम से, तो जो मेन उसका एक्चुअल काम होता है इलाज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, सबसे शुरुआत होती है गार्ड्स, जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो ईएनटी ओपीडी या जिस फ्लोर की ओपीडी है उसके सामने बैठे रहते हैं। जो मैं आपको सुझाव दूंगा वो जनरली सरकारी हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओपीडी का वो काफ़ी अलग होता है। उसके लिए हम किसी दिन अलग वीडियो बना सकते हैं और ईएनटी डिपार्टमेंट के लिए मेनली जो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बाकी डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट मैं बीइंग ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी सर्जन, मैं ईएनटी की बातें बताऊँगा। तो सबसे पहले गार्ड से मैं बोलूँगा कि जिस दिन हो, जैसे कि अगर मेरी ओपीडी मंगलवार शुक्रवार ट्यूसडे फ्राइडे चलती है, तो गार्ड सुबह सुबह लाइन जहाँ पेशेंट की वेटिंग रूम होती है, वेटिंग एरिया होती है, वहाँ बोले कि आज केवल ट्यूसडे फ्राइडे वाली ओपीडी वाले पेशेंट देखेंगे, बाकी दिन वाले नहीं देखेंगे। सो अगर आप बाकी दिन वाले हो तो आप लाइन में ना लगो, गार्ड ये बोल सकते हैं। गार्ड के पास और भी काम होते हैं, तो गार्ड ये नहीं कर सकते कि एक एक पेशेंट को ओपीडी स्लिप इंडिविजुअली देखे। एक अनाउंस कर देंगे तो उससे जो बाकी दिन वाले होंगे वो नहीं लाइन में लगेंगे। नहीं तो होता क्या है, पेशेंट 2 घंटे लाइन में लगता है और फिर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि उसका कोई दूसरा दिन होता है और दिन का स्टैंड भी नहीं होता। उसके साथ साथ गार्ड पेशेंट को ये भी बता सकते हैं कि आप जो भी सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड है, उसकी छपी हुई रिपोर्ट हाथ में रखो। खून की जांच है वो रिपोर्ट हाथ में रखो। होता क्या है, पेशेंट हमारे पास आता है, हम रिपोर्ट मांगते हैं, पेशेंट ढूंढने लगता है, उसको ढूंढने में 10 मिनट लगता है, जिससे कि हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, पेशेंट का भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है। गार्ड पहले से बोल दे और इंश्योर कर ले कि वो निकाल ले। उसके साथ साथ पेशेंट को हमेशा बैचेस में भेजे। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट में टेंडेंसी होती है सरकारी हॉस्पिटल में कि हमें जल्दी देख लो, हमें जल्दी देख लो, हमारी सबसे बड़ी इमरजेंसी है, ऐसे करके। सो ये ओपीडी है, यहाँ इलेक्टिव इलाज होता है, इमरजेंसी नहीं होता, रूटीन ट्रीटमेंट होता है। सो आप 5-5 करके बैचेस में आओ, आप सही से देखो, क्योंकि वैसे भी अभी कोरोना के वेव्स आते रहते हैं, सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव आने की बातें चल रही हैं। सो उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका अच्छे से फॉलो हो पाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि गार्ड्स पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आपने अगर डॉक्टर को पिछली बार दिखाया है, जो फॉलो अप पेशेंट होते हैं, तो पुरानी दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखे हैं वो आप निकाल के रखिए, वो डॉक्टर चेक करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ओपीडी रूम में 80 से 90 पेशेंट ओपीडी में मेरे 4.5 घंटे में 4.5-5 घंटे में मैं देखता हूँ 80 से 90 पेशेंट। सो उन 90 पेशेंट में जो मेरे फॉलो अप पेशेंट होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी दवाइयाँ मैं चेक करूँ कहीं, क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम में कई दवाइयाँ होती हैं जो अस्पताल में नहीं होती, पेशेंट बाहर से लेता है। तो बाहर से जो दवाइयाँ लेते हैं पेशेंट, उसमें क्या होते हैं कि कई बार शॉप वाले उतने पढ़े लिखे नहीं होते। वैसे तो बोला जाता है दवाइयों की दुकान पे, केमिस्ट शॉप पे, फार्मेसी पे बीट फार्मा वाले लोग बैठेंगे, लेकिन वहाँ 10वीं 11वीं पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, जिनको डॉक्टर्स की राइटिंग भी नहीं समझ आती, इंग्लिश भी नहीं समझ आता, तो वो कुछ भी कई बार दे देते हैं, या कई बार दूसरी कंपनी की दवाइयाँ देते हैं जो कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स उतनी अच्छी नहीं है जो कि जिस पे डॉक्टर्स का भरोसा हो। तो डॉक्टर से दवाई चेक कराने से ये बेटर होता है कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में उसी दिन आके चेक कराओगे तो उसके लिए अलग लाइन लगेगी, आपका समय भी बर्बाद होगा। सो आप कोशिश करें कि डॉक्टर्स का, और ऐसा भी नहीं संभव है कि सरकारी हॉस्पिटल में हर पेशेंट को डॉक्टर नंबर दें। हम केवल उन्हीं पेशेंट को नंबर देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हमारे नंबर की ज़रूरत होती है, या हम समझते हैं कि इसका फॉलोअप हमें अलग से लेना है, तभी हम नंबर देते हैं, तभी मैं अपना विजिटिंग कार्ड पेशेंट को देता हूँ। सो हम एक तो ये बात हो गई कि अब दवाइयाँ अगली बार जब फॉलोअप में आए चेक करा लें दवाइयाँ।
कोई जांच हम लिख के रखते हैं उसके साथ, तो उसके साथ साथ जांच के साथ जब हम बुलाते हैं 3-4 दिन बाद जब भी, तो आप चेक करा लें। उसके साथ साथ मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए मैं एक ये सुझाव दूंगा कि आप जो अपनी लक्षण बताते हो उसको थोड़ा अच्छे वे में बताएं। कैसे बताएं? जनरली ईएनटी में पेशेंट होते हैं ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गला वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। कान नाक गले वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें जो लक्षण होती है पेशेंट की, जैसे कान है तो कान में पेशेंट बोलेगा कि कान में दिक्कत है, हमें पता है दिक्कत है इसलिए तो अस्पताल आया है, कोई टाइम पास करने अस्पताल थोड़ी आता है। सो आप अच्छे से बताएं ना, आप पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन फिर भी उनको बताने का तरीका कान में दिक्कत है। सो आप डॉक्टर्स, आपको नहीं पता डॉक्टर 40 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी करके ओपीडी देख रहा होता है। सो आप उन्हें उनका समय बचाएं ना, थोड़े साइंटिफिक तरीके से बोले कि दाएं वाले कान में या बाएं वाले कान में, लेफ्ट कान में कान बहता है, कितने टाइम से बहता है? 1 महीने से बहता है। लेफ्ट वाला कान 1 महीने से बहता है। और कोई दिक्कत? हाँ, उसमें दर्द भी रहता है। और कोई दिक्कत है? कम सुनाई देता है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। सो लक्षण सिमिलरली, नाक में दिक्कत हो, मुंह की कोई दिक्कत हो, ऐसे ही बताना है, आपको स्पेसिफिक रहना है बताने के लिए। सो डॉक्टर का भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा, और आपका बेहतर परीक्षण, बेहतर डायग्नोसिस और बेहतर इलाज हो पाएगा। सो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की पेशेंट आते हैं तो एक होता है कि हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन बीमारी है, तो अगर आपको कभी टीबी हुआ है, हमारे देश में हर बीमारी का जो मैनेजमेंट होता है वो इस बात पे भी काफ़ी निर्भर करता है इस पेशेंट को पहले टीबी हुआ था कि नहीं हुआ था। सो आप जब भी आए डॉक्टर्स को बताएं कि आपको पहले कोई और बीमारी, टीबी कभी हुई थी कि नहीं, आप बीपी शुगर की कोई दवाई लेते हो कि ना नहीं, कोई किडनी की दवाई लेते हो कि नहीं, कोई कान को नुकसान पहुंचाने वाली दवाई जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है लेते हो कि नहीं, इससे काफ़ी चीज़ें पता चलती है। इसके साथ साथ आपको कभी अभी कोरोना हुआ था कि नहीं, कोरोना की दवाई चली थी नहीं, क्योंकि हमारी काफ़ी इलाज इस पर डिपेंड होती है कि आपका कोरोना का इलाज चला था कि नहीं। प्लस हम प्रोसीजर्स करते हैं, उसमें हमें ये जानना होता है कि पेशेंट को पहले कभी HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C हुआ था कि नहीं। अगर आपको है तो आप बता दो, ओपीडी में दिखाते समय ही हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। पहले कोई अस्पताल में इलाज चला है तो आप पेपर दिखा दो, कोई CT स्कैन, कोई रेडियोलॉजी, कोई बायोकेमिस्ट्री की डायग्नोसिस हुई है, कोई खून टेस्ट हुआ है, वो रिपोर्ट भी दिखा दो, हम डॉक्यूमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओपीडी बंद करने का टाइम हो रहा भाई। ठीक है। तो अब उसके बाद ये चीज़ है कि अब मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और जो लैब सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो चाहे रेडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है सरकारी हॉस्पिटल में। जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हो पेशेंट के लिए भी काफ़ी बेटर वैल्यू एडिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी जांच जो होती है सरकारी हॉस्पिटल में, जो डेट्स मिलते हैं काफ़ी आगे की मिलती हैं, क्योंकि जो संसाधन होती हैं, रिसोर्सेज होती है, काफ़ी लिमिटेड होती है। सो यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट लैब्स होते हैं, जो बाकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है कि वो कहाँ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, आप अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके प्रोडक्ट नेम, उनका डोजेज और उनका पर टैबलेट कॉस्ट जो है वो रिमाइंडर्स के फॉर्म में आप भेज सकते हैं। सुबह व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना के जिस भी डॉक्टर की उस दिन की ओपीडी है आप उन्हें भेज दीजिए। इससे उनको एक आइडिया रहेगा और आपका इनडायरेक्ट प्रोडक्ट प्रमोशन तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हो तो आपको पता है कि ओपीडी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है। उस समय डॉक्टर्स ना तो कभी बीच में, कई डॉक्टर्स बिना ब्रेकफास्ट के ही आ जाते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, वो पिछली रात इमरजेंसी ड्यूटी पे थे। और प्लस दूसरी चीज़ है कि मान लो ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो कई बार रिफ्रेशमेंट या जूस या पानी के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर्स के लिए कोई हेल्दी स्नैक्स या हेल्दी कोई जूस ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके ले जा सकते हैं। हेल्दी जूस से मेरा मतलब है कोकोनट वाटर या फिर ऐसा कुछ, ना कि शुगरी जूस, जिससे कि डॉक्टर्स का खुद ही ज़्यादा हेल्थ के बारे में भी आप सोचिए उनके। इसके साथ साथ आप कोई रिमाइंडर, जो डेली यूज की चीज़ें होती है ओपीडी में, रिमाइंडर पेन्स, मतलब पेन जिसमें कि आपके मॉलिक्यूल का नाम हो, दैट इज़ रिमाइंडर पेन्स, डायरी या फिर कुछ पेपर वेट, फिर पेन स्टैंड या फिर कोई कैलेंडर्स वगैरह ले जा सकते हैं। इससे डॉक्टर्स को भी आपके प्रोडक्ट को याद रखने में आसानी होगी। ये आप ऑफ एंड ऑन बीच में कर सकते हैं, जैसा कि आपकी कंपनी के पास रिसोर्स हो उस हिसाब से।
साथ साथ ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे कई लैब्स होते हैं, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी वाले लैब्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको कई बार एक अपनी स्लिप देनी होती है तो ताकि पेशेंट को डॉक्टर बता पाएँ कि उनका सेंटर का एड्रेस कहाँ है। सो इसके लिए अब जो पेपर स्लिप देते हो छोटे छोटे, उसमें साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें हमें पेशेंट को कई बार सावधानियाँ बरतनी बतानी होती है। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनमें हमें काफ़ी सावधानियाँ बतानी होती है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, कुछ प्रिकॉशंस। सिमिलरली वेस्टिबुलर एक्सरसाइज की पूरी चार्ट हमें देनी होती है पेशेंट को। साथ साथ इसके साथ साथ जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, पेट गले में तेजाब जैसा फीलिंग आना लगना, तो उसमें भी पेशेंट को कई प्रिकॉशन बतानी होती है। ये जो कॉमन प्रिकॉशन है लोकल लैंग्वेज में आप अपने पर्चे पे छाप के दे सकते हो। मैं नहीं बोलता डॉक्टर को आप हर ओपीडी में 10-10, 15-15 दो, आप 2-3 ही दो। उस 2-3 जितना रिसोर्स आपको परमिट करता है, इससे क्या होगा, वो उन पेशेंट को देगा जो 2-3 पेशेंट को हमें उस सेंटर का एड्रेस देना होता है। सो उससे क्या होगा, पेशेंट में जो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन है वो भी बढ़ेगा, प्लस पेशेंट के ट्रीटमेंट से कंप्लायंस होता है। कई बार बिजी ओपीडी में हम काफ़ी जल्दी चीज़ें बोल देते हैं, पेशेंट को समझ भी नहीं आता, सुन ही नहीं पाता। जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पे ये सब डाल रखा है, मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को देखिए। साथ साथ मैं एक कैंसर की बुक जो स्मोकिंग सिजेशन एंड प्रिवेंशन पे एक किताब मैं लिख रहा हूँ, मैं वो भी अपने पेशेंट के लिए ही लिख रहा हूँ ताकि उनका कंप्लायंस ट्रीटमेंट के लिए बढ़ पाए। प्रोबेबली वो इस दिसंबर के लास्ट तक पब्लिश हो पाएगा, मार्केट में आ पाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक ट्रैक रखिए कि आपके जिस भी सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं, क्या रिसोर्सेज है जो स्कार्स में होती है या आउट ऑफ स्टॉक होती है। वो रिसोर्सेज आप उसके छोटे छोटे, जैसे कि लिग्नोकेन स्प्रे कई जगह नहीं होता, हमारे अस्पताल में लिग्नोकेन स्प्रे काफ़ी टाइम आउट ऑफ स्टॉक होता है या कम होता है। सो उसमें आप डॉक्टर्स को पॉकेट बॉटल लिग्नोकेन स्प्रे का दे सकते हैं, जो कि वो 70 डिग्री एंडोस्कोपी करने में मदद हो सकता है। साथ साथ आप टंग डिप्रेसर, वुडन स्टिक, पेन्स वगैरह दे सकते हैं। साथ साथ आप फेशियल, आप वहाँ के नर्सिंग स्टाफ से पता कर लीजिए कि फेशियल एडोकेट स्टॉक में है तो देने की जरूरत है। मैं कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को देखता हूँ कि सैनिटाइजर सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉपर एडोकेट होता है, फिर भी वो सैनिटाइजर पे सैनिटाइजर देते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा कुछ करिए जो रियली सिस्टम में आप वैल्यू एडिशन कर पाओ। आपके कई फार्मा कंपनी है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या हमें देना चाहिए, क्या वैल्यू एडिशन करना चाहिए। वो उनका फिक्स सेटअप होता है, सैनिटाइजर, फेसियल। ये सब चीज़ों से हमें क्या है, हमें सिस्टम को बेटर बनाना है। हमारी सरकार जो है वो उतना अच्छा नहीं कर रही जितना एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है। 1%, 2% बजट में हेल्थ में क्या होगा, जहाँ की डेवलपिंग कंट्री की बजट 10%, 15% हेल्थ में जाती है। तो बीइंग जो, क्योंकि हम कई फार्मा कंपनी, मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनी का जो मार्केट चल रहा है ये पेशेंट की वजह से चल रहा है। तो अगर हम पेशेंट के लिए कुछ कर पाएँ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो बेटर है हम कर पाएँ। हर डॉक्टर अपने लेवल पे करता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। नीडी लोगों की हम करते हैं। अगर बीइंग अ फार्मा कंपनी हम कुछ कर पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य होगा, पेशेंट के लिए कुछ कर पाएँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। साथ साथ कुछ ओपीडी, ईएनटी ओपीडी के इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन होते हैं, जैसे टंग डिप्रेसर हो गया, एलिगेटर फोर्सेप्स होता है, नेजल स्पेकुलम होता है, टॉर्च होता है, जॉब्सन्स प्रॉब होता है, यूस्टेशियन प्रॉब होता है। ये अगर ऑफ एंड ऑन हम डॉक्टर्स को दे पाए तो उससे पेशेंट मैनेजमेंट बचेगा। और आप बिल्कुल, मतलब मैं बताऊंगा कंपनी में थिंक टैंक्स होने चाहिए जो इस बात पे रिसर्च करें कि डॉक्टर्स की बिजी ओपीडी में हम कैसे उनका समय बचाएं, उनका जो पेशेंट मैनेजमेंट है उसको कैसे और साइंटिफिक करें। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। साथ साथ मैं क्या करूँगा, सरकारी हॉस्पिटल में जैसे कि कई जगह मैंने देखा है, मैं मोर देन 200 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंडिया में विजिट किया हूँ और मैंने ये देखा है कि कई जगह अस्पताल की ओपीडी पर्चे पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो बनी रहेगी, इनका फलान प्रोग्राम, इनका ढेकान प्रोग्राम। अगर ऐसा होता तो क्या कोरोना की सेकेंड वेव में इतनी क्राइसिस आती? हमारी सरकारें हमारे स्वास्थ्य को लेकर कितनी सिंसियर है ये हम सबको पता है। ये नॉर्मल जनता को भी पता है। नॉर्मल जनता मुंह मोड़ती है उससे और डॉक्टर्स पे अटैक करती है, कुछ भी हो जाए उन्हें डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं। सो मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ ना करें, ये निहायत ही गलत तरीका है। अगर सोचिए डॉक्टर्स भी आप पे अटैक करने लगे, सारे डॉक्टर्स देश के बैठ जाएं
तो क्या होगा हमारे देश का, आपके पेशेंट का के स्वास्थ्य का क्या होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि सरकार जो वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजिंग, अपनी गुणगान करने के लिए, जो कि वो गुणगान के लायक नहीं है फिर भी गुणगान किए जा रही है, उसकी जगह मैं बोलूँगा सरकार से कि जो उस अस्पताल में जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस लिखे जाते हैं, स्पेशली मान लो ईएनटी में कुछ स्पेशल एचआरसीटी टेम्पोरल बोन लिखी जाती है, तो एचआरसीटी टेम्पोरल बोन कहाँ होता है वो हर ओपीडी पेपर में नीचे लिख के दो, ताकि पेशेंट को हम बार बार बताते हैं, पेशेंट भूल जाता है, पेशेंट हमारा उतना एजुकेटेड नहीं होता सरकारी हॉस्पिटल में, तो पेशेंट भूल जाता है। सो क्या होता क्या है कि पेशेंट कई बार भूल जाता है। सो ये चीज़ पेशेंट कई बार भूल जाता है, तो वो हम ओपीडी पेपर स्लिप्स में ही डाल के रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को भी पता रहेगा कि ये जांच कहाँ होता है, जैसे एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट हम ईएनटी वाले करते हैं, सीरम आईजी हम ईएनटी वाले करते हैं, ये सब चीज़ें। या तो बीइंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में बताऊंगा, आप एक कॉमन स्टैम्प बना लीजिए। अगर आपके जिस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे पर्चे में ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कॉमन स्टैम्प बना सकते हैं, इन सब जाँच कहाँ कहाँ होती है वो लोकेशन के साथ वो जाँच के नाम, और वो स्टैम्प डॉक्टर्स को दे सकते हैं, सेल्फ इंकिंग स्टैम्प बना सकते हो, वो डॉक्टर्स हर पेशेंट के ओपीडी स्टैम्प पे लगा देगा, या फिर जिस पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं उनके स्टैम्प पे लगा देगा। साथ साथ जो नर्सिंग अटेंडेंट ऑर्डरलीज के मैं बोलूँगा कि आप जो भी ओपीडी में जाते हैं, आप जब भी